नाजरीन आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में। एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव हेल्थ शो जहां हम आपको देते हैं बेहतरीन मेडिकल गाइडेंस ताकि आप और आपके करीबी सेहतमंद रह सके। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा खान। आज हम बात करेंगे एक सीरियस लेकिन ट्रीटेबल कंडीशन पर, ब्रेन ट्यूमर्स, और जानेंगे इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अनिकेत फुटाने, जो कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन के तौर पर अपोलो हॉस्पिटल्स DRDO हैदराबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज के डिस्कशन में हम ये भी समझेंगे कि मॉडर्न न्यूरोसर्जरी टेक्निक्स क्या हैं और क्या ब्रेन ट्यूमर्स बिना सर्जरी के क्योर हो सकते हैं, और कौन से रेड साइंस है जिनके बाद तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस्तकबाल करती हूँ डॉक्टर साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हो। तो सबसे पहले शो की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर्स होते क्या हैं? ब्रेन ट्यूमर्स दो तरीके के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। एक सौम्य ट्यूमर होते हैं और दूसरे घातक होते हैं। सौम्य ट्यूमर्स जो होते हैं वो क्यूरेबल होते हैं, और जो घातक ट्यूमर है वो कई हद तक क्यूरेबल रहते हैं। सौम्य ट्यूमर को हम बिनाइन ट्यूमर्स बोलते हैं एंड घातक ट्यूमर्स को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। और दो टाइप्स है ब्रेन ट्यूमर के। अगर ब्रेन ट्यूमर ब्रेन की सेल्स से अगर प्रोड्यूस होके आता है तो उसको हम प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स बोलते हैं, जहाँ उसका ओरिजिन ब्रेन के अंदर ही रहता है। और कोई दूसरे बॉडी पार्ट से अगर ब्रेन ट्यूमर्स डेवलप होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम थ्रू ब्रेन में जाके वहाँ पे ट्यूमर करते हैं। तो ये टाइप के ट्यूमर्स को हम सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं। यानी कि ब्रेन ट्यूमर्स भी दो तरीके के होते हैं। हाँ। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट ये दूसरा सवाल मेरा ये है कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसरस होता है या कुछ ब्रेन ट्यूमर्स क्यूरेबल भी होते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि दो टाइप्स के ब्रेन ट्यूमर्स रहते हैं। एक सौम्य ब्रेन ट्यूमर रहता है, दूसरा घातक रहता है। जो सौम्य रहता है वो क्यूरेबल हद तक कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। मैलिग्नेंट जो रहते हैं, जो घातक ट्यूमर है, वो भी कई हद तक हम उसको क्योर कर सकते हैं। ऑपरेशन होने के बाद बायोप्सी होती है, और बायोप्सी में किस ग्रेड का ट्यूमर है, क्या ग्रेड है, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ग्रेड 3, उसके हिसाब से हम ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देके उसका पेशेंट का लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर जो आपने मेंशन किया, इसके बारे में क्या आप ब्रीफ में समझा सकते हैं? प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स क्यों होते हैं? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स, जैसे कि हमारे दिमाग में जो पेशियां रहती है वो अनकंट्रोलेबल डिवाइड होती है, उसकी वजह से ये ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स यूजुअली ब्रेन को सीमित रहते हैं, और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स कई और जगह पे जो रहते हैं बॉडी में, वहाँ से मान लो फीमेल्स में ब्रेस्ट है या मेल्स में लंग कैंसर है, वहाँ से प्रोड्यूस होके ब्लड स्ट्रीम द्वारा ब्रेन में जाके इकट्ठा होते हैं, और वहाँ पे वो ब्रेन ट्यूमर प्रोड्यूस करते हैं। इसको मेटासाइज ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं, सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स। तो यानी कि लंग कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर किसी को है तो उनको पॉसिबल है कि वो ब्रेन ट्यूमर पे इफेक्ट करे? पॉसिबल है। तो इसका मेन कॉज क्या होता है ब्रेन ट्यूमर्स का? ब्रेन ट्यूमर का मेन कॉज अगर हम देखा जाए तो ये मोस्टली जेनेटिक और हेरिडिटरी या रेडिएशन एक्सपोजर से ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। अब लोगों में मिथ है कि ज़्यादा मोबाइल यूज करने से ब्रेन ट्यूमर होता है क्या? अभी तक कोई साइंटिफिक पेपर या साइंस ने प्रूव नहीं किया है कि मोबाइल पे ज़्यादा बात करने से या मोबाइल की रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो मेन रीज़न है ब्रेन ट्यूमर का हेरिडिटरी एंड जेनेटिक। जैसे हम बाकी एरिया के बॉडी के पार्ट्स के ट्यूमर को हम अगर बोल सकते हैं लंग्स ट्यूमर। लंग ट्यूमर कब होता है? जब पेशेंट ज़्यादा स्मोकिंग करता है, या लिवर कैंसर शराब अगर ज़्यादा लोग पीते हो तो उनको लिवर का कैंसर होता है। ऐसा कोई खाने से या कोई ये करने से ब्रेन ट्यूमर तो नहीं होता। अब अगर हम मिथ्स की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे मिथ्स हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कि स्कार्फ पहनकर सोने से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, या सुबह सुबह ठंडा पानी नहाने से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। आपने एक मेंशन कर दिया कि सेल फोन यूज़ करने से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, या ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो क्या ये मिथ्स वाकई में 100% सही है? नहीं, या स्कार्फ पहनने से या ठंडे पानी से नहाने से ऐसा कोई आज तक कोई पेपर पब्लिश नहीं हुआ है कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। यानी कि ये लोगों का दिमागी वहम है जो होता है। गलत फहमियाँ है लोगों में कि स्कार्फ या मोबाइल पे ज़्यादा बात करने से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, या ठंडे पानी से
नहाने से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। अब अगर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर्स की एज ग्रुप की, तो ये कौन से एज ग्रुप में पॉसिबल है कि ब्रेन ट्यूमर्स हो सकता है? कि यंग एज में भी ये पॉसिबल है या सिर्फ ओल्ड एज में ही ये पॉसिबल है? ब्रेन ट्यूमर्स अगर हमने देखा जाए तो ब्रेन ट्यूमर छोटे बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक, ये इसका वाइड रेंज ऑफ कैटेगरी है। छोटे बच्चों के में भी ट्यूमर पाए जाते हैं, एडोलेसेंट मतलब यंग पेशेंट्स में भी पाए जाते हैं, और ओल्ड पेशेंट्स में भी पाए जाते हैं ब्रेन ट्यूमर्स। फीमेल्स या मेल उसमें भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम। तो यानी कि अब एज ग्रुप की तो हमने बात कर ली, ये ब्रेन ट्यूमर सिर्फ ऑपरेट ही करना होता है या इसको थ्रू मेडिकेशंस भी हम कम कर सकते हैं? समझ लो कि किसी को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ है, और क्यों डायग्नोस हुआ है, ब्रेन ट्यूमर के कई सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि सर दर्द। नॉर्मल सर दर्द और ब्रेन ट्यूमर के सर दर्द में थोड़ा फर्क रहता है। ब्रेन ट्यूमर वाला सर दर्द गोलियों से थोड़ा कम होता है, बट हमेशा बढ़ता ही रहता है, और जब हम सुबह उठते हैं तो उस टाइम पे सर दर्द ज्यादा हो जाता है। दूसरा सिम्टम्स है पेशेंट को अकड़ आना या फिट्स, हम आम भाषा में बोलते हैं पेशेंट को फिट्स आ गई या अकड़ आ गई, तो ये एक ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम्स है। तीसरा सिम्टम है लोगों को धुंधला सा दिखना, नज़र कमज़ोर हो जाना। और चौथा सिम्टम है पेशेंट का हाथ नहीं उठ रहा या पैरालिसिस टाइप पेशेंट को हो गया है। ये 4 सिम्टम्स लेके अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने अगर उनको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस किया है, तो हमको कोरिलेट करना पड़ता है कि ये ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स और ये ब्रेन ट्यूमर मैच कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि फीमेल्स में ज़्यादातर माइग्रेन की बीमारी रहती है, जो हेडेक से हेडेक दे विल प्रेजेंट विथ हेडेक, राइट। तो सिटी स्कैन हो गया, अब सिटी स्कैन में एक छोटा सा ट्यूमर पाया गया है एक ब्रेन के कोने में, तो हमको कोरिलेट करना पड़ता है कि वो वाकई वो ट्यूमर हेडेक कॉज कर रहा है या पेशेंट को माइग्रेन सिम्टम्स है। अगर हमको लगता है कि माइग्रेन सिम्टम्स है, वो ट्यूमर वाकई कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है, तो उसको कुछ डरने या कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे कि ये माइग्रेन वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे निकला है, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे माइग्रेन फेस करते हैं। जैसे कि अब हम स्टूडेंट्स को ही देख ले, वो लोग बोलते हैं कि हम पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहे तो हमें यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो वो साइनस या माइग्रेन का उसका साइन ले लेते हैं। तो क्या ये वाकई एक माइग्रेन ही होता है, या जैसे कि आपने मेंशन किया वो एक ट्यूमर की वजह से कॉज होता है? उसके लिए जाँच करनी पड़ेगी। अगर लगता है पेशेंट को या डॉक्टर को कि ये पेशेंट को सर दर्द है या बाकी जो मैंने 4 सिम्टम्स बताई है, गोलियों से भी हेडेक कम नहीं हो रहा है, तो एक फॉर्मल सिटी स्कैन करने के बाद हमको समझ में आ सकता है कि ये माइग्रेन की वजह से या कोई और ब्रेन के अंदर कोई रसोली है या कोई ट्यूमर है और कोई इन्फेक्शन है, उसकी रीज़न हम बोल सकते हैं। अब इन चारों सिम्टम्स में से जो डॉक्टर साहब ने सिम्टम्स मेंशन किए, इसमें सबसे कॉमन सिम्टम कौन सा है सर? हेडेक, सर दर्द। यानी कि हर हेडेक ट्यूमर नहीं होता, बट कुछ हेडेक्स ट्यूमर हो सकते हैं। तो इसके लिए तुरंत एक्शन लेने की जरूरत सबको होनी चाहिए। अगर मान लो किसी पेशेंट को हेडेक आ रहा है, अगर वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को लगा कि नहीं ये सिम्टम्स कुछ और दिशा में जा रहे हैं और डायरेक्शन में जा रहे हैं, या हेडेक के साथ पेशेंट को अगर फिट्स आ रहे हैं या कोई कमजोरी हो रही है हाथ या पाँव में, तो वी हैव टू गो फॉर सिटी स्कैन। तो यानी कि ब्रेन ट्यूमर्स के लिए सबसे रिलायबल वो स्कैन होता है, हाँ, MRI या सिटी स्कैन होता है? क्लैरिफाई करता हूँ मैं, सिटी स्कैन ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। जब भी हेडेक आता है या डॉक्टर को लगता है कि नहीं ये पेशेंट में ट्यूमर हो सकता है, तो वो पहले सिटी स्कैन करता है। सिटी स्कैन हमको दिखाता है कि कुछ तो गड़बड़ है ब्रेन में, वो क्लियर कट नहीं बोलता कि ये ट्यूमर है या कोई और चीज़ है। उसके लिए हमको MRI करना पड़ता है। अभी MRI करने के बाद एग्जैक्ट ट्यूमर का लोकेशन कहाँ पे है, वो कितने बड़े साइज का है, वो ब्रेन के वाइटल ऑर्गन से कितना नज़दीक है या दूरी पे है, वो हमको बताता है। तो यानी कि अब ये डायग्नोस के तरीके क्या है? डायग्नोस के तरीके तो 2 तरीके बता दिए आपने, सिटी स्कैन एंड MRI। अब इसके बाद में जब पेशेंट को डिटेक्ट होता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, तो आप लोग सर्जरी के लिए या ऑपरेशन के लिए कैसे प्रोसेस करते हैं? पहले तो हम पेशेंट का सेहत देखते हैं, एनेस्थीसिया इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी प्रोसीड फॉर अ सर्जरी। तो यानी कि हर पेशेंट को सर्जरी की नीड होती है? नहीं,
मैंने पहले भी बोला कि आपको ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स और नॉर्मल हेडेक के सिम्टम्स अगर मैच कर रहे हैं, स्कैन पे एमआरआई सीटी स्कैन पे हमको दिख रहा है कि ये ट्यूमर ये जगह पे है और उसकी वजह से पेशेंट को सर दर्द है या फिट्स है, तो वही केस में हम जाके पेशेंट को ऑपरेशन की सलाह देते हैं। अब ये बात ऑपरेशन की जब आई है तो काफ़ी सारे लोगों में ये भी एक डर रहता है कि हम इस चीज़ को ना आगे कैसे प्रोसीड करें। जैसे कि सिटी स्कैन का ही अगर हम एग्जांपल ले लें तो लोग 2 बार सोचते हैं कि इसका अमाउंट इतना है, हमें ये करना चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं। तो मतलब दिमाग में ही एक चीज़ और सराउंडिंग के लोगों की बातों से ही एक चीज़ लोगों के दिमाग में बैठ जाती है कि हम अगर ये कराने गए एंड हमारे को ब्रेन ट्यूमर निकला तो हम लोग दुनिया से आउट हो जाएंगे अभी का अभी। लोगों को ये समझना है कि ब्रेन ट्यूमर किसी को डायग्नोस हो गया तो वो दुनिया से चल बसेगा, ऐसा नहीं है। ट्यूमर जैसे मैंने पहले ही मेरे आंसर में बोला था कि सौम्य ट्यूमर्स जो रहते हैं वो कई हद तक क्यूरेबल रहते हैं। तो क्यूरेबल आने तो एक 15-20 ईयर्स तक डिपेंडिंग अपॉन उनका ग्रेड क्या है क्यूरेबल हो सकते हैं। अगर हम घातक ट्यूमर या मैलिग्नेंट ग्लायोमा जैसे की बात करते हैं तो वो ट्यूमर के ग्रेड के ऊपर निर्भर करता है। ग्रेड 1 ट्यूमर है तो ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देने के बाद एक 10-15 ईयर्स तक डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पेशेंट में सर्वाइव। ओके। तो और ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 जैसे भी है, जैसे स्टेज बढ़ता जाएगा वैसे उसका लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता जाएगा। बट ऐसा नहीं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया कि अभी कुछ नहीं, बस दुनिया से चलना है, ऐसा तो आजकल के मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमने जब मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस की बात निकाल ही दी है तो मॉडर्न टेक्निक्स क्या है ब्रेन ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए? ओके, गुड क्वेश्चन। अभी आजकल की होल ब्रेन सर्जरीज का कॉन्सेप्ट है। पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर मान लो मेरे ये हिस्से में अगर ब्रेन ट्यूमर है तो ये पूरा मैं स्कल जो है निकाल के ब्रेन ट्यूमर को निकालता हूँ और वापस स्कल लगाता हूँ। अभी न्यूरो नेविगेशन गाइडेड टेक्निक्स आ गई है। न्यूरो नेविगेशन गाइडेड टेक्निक्स कब यूटिलाइज होती है? जब ब्रेन ट्यूमर अंदर होता है, ब्रेन के अंदर। अगर 2 टाइप्स के ट्यूमर्स रहते हैं, ब्रेन के अंदर रहते हैं ट्यूमर, नहीं तो सरफेसिंग ट्यूमर रहता है। सरफेस पे जो ट्यूमर रहता है बोन निकालने के बाद हमको दिख जाता है। अगर ब्रेन के अंदरूनी हिस्से में या डीप सीटेड जो ट्यूमर्स बोलते हैं उसके लिए न्यूरो नेविगेशन बहुत यूजफुल होता है। अभी न्यूरो नेविगेशन होता क्या है, अगर हमने आपको गूगल मैप पे डाला कि हमको ये लोकेशन पे जाना है तो हमने गूगल मैप्स ऑन किया तो लोकेशन हमको बिना किसी पूछे वो लोकेशन तक हम जा सकते। एग्जैक्टली ब्रेन ट्यूमर का अगर हमने ट्यूमर का लोकेशन कंप्यूटर में फीड किया तो विद दैट वी कैन गो डायरेक्टली इनसाइड नियर द ब्रेन ट्यूमर। तो ये कोलैटरल डैमेज जो होता है ब्रेन को वो बचता है। और एक टेक्निक है, अगर ब्रेन के नीचे वाले स्कल बेस्ड ट्यूमर्स जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ट्यूमर्स, तो उसके लिए पहले ऊपर से जाना पॉसिबल था पुराने ज़माने में। राइट। तो आजकल नए टेक्निक से नाक में से एंडोस्कोप डाल के एंडोस्कोपिक ट्रांसनेजल सर्जरी करके हम पिट्यूटरी ट्यूमर्स निकाल सकते हैं। अब ये न्यूरो नेविगेशन एंड एंडोस्कोपी ये कैसे काम करता है पेशेंट के, जब आप ट्यूमर्स निकालते हैं तो ये काम कैसे करता है? न्यूरो नेविगेशन जो मैंने जस्ट अभी बताया, अगर हमने मान लो ब्रेन के अंदर एक ट्यूमर है, एक्सेसिबल नहीं है मतलब अगर ब्रेन के बहुत डीप में है, अगर वो ट्यूमर को रीच होने में हमको नॉर्मल पाथ का यूज करना पड़ता है, उस टाइम पे ब्रेन को डैमेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो न्यूरो नेविगेशन गाइडेड अगर हम जाते हैं ट्यूमर को तो स्ट्रेट अवे वी लैंड अप ऑन द ट्यूमर। तो उसमें कोलैटरल डैमेज जो होता है ब्रेन को वो बहुत कम हो जाता है। एंड ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक की जो मैं बात कर रहा हूँ तो नाक में से हम कैमरा डालते हैं। आजकल लैप्रोस्कोपी आपने वर्ड सुना होगा, लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी वगैरह। तो यहाँ से हम एंडोस्कोप डाल के एग्जैक्टली वहाँ पे ट्यूमर है, वहाँ पे बोन का ड्रिल करके हम ट्यूमर निकाल सकते हैं। यानी कि दिस इज अ वेरी इजी फॉर्म। या इजी एंड वेरी एक्सेसिबल। पहले अगर मान लो कि ऊपर से सर्जरी करना मतलब यहाँ से चिरफाड़ करना, बोन निकालना, वापस रखना, ये पूरा वुंड हीलिंग, ये सब दिक्कत करता था। बट अभी वही ट्यूमर अगर नाक में से हम दूरबीन डाल के या एंडोस्कोप डाल के आसानी से एक्सेस कर रहे हैं
तो पेशेंट की रिकवरी टाइम बहुत कम होता है, Right. जल्दी हो जाता है पेशेंट का रिकवरी। और एक थर्ड टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक है इम्यूनो ट्यूमर फ्लोरोसेंस। अभी ट्यूमर फ्लोरोसेंस होता क्या है, हम हर एक ब्रेन ट्यूमर मोस्टली माइक्रोस्कोप के अंडर ऑपरेट करते हैं। तो ब्रेन के ऊपर हम जब ऑपरेट करते हैं तब नॉर्मल ब्रेन या ट्यूमर, इसमें थोड़ा सा फर्क रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता। अभी ट्यूमर फ्लोरोसेंस क्या होता है, पेशेंट जब हम ऑपरेशन के लिए लेते हैं, जब हम ट्यूमर के नज़दीक जा रहे हैं तो हम एक पेशेंट को इंजेक्शन या डाई देते हैं। वो डाई जाके ट्यूमर के आजू बाजू के सेल्स में फैलेगा और माइक्रोस्कोप में एक फिल्टर रहता है, अगर फिल्टर हम ऑन किया तो ट्यूमर ग्लो हो जाता है, उसको ट्यूमर फ्लोरोसेंस बोलते हैं। ओके। तो सिर्फ जो ट्यूमर ग्लो हो रहा है, जो ऑरेंज या रेड कलर का हमको स्टिंज मिल रहा है, वही एरिया को हम पूरा निकालते हैं। इससे होता क्या है, नॉर्मल ब्रेन को इंजरी होने का चांसेस बहुत कम रहता है। राइट। तो यानी कि मॉडर्न टेक्निक्स में अभी इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध है कि लोगों को बहुत इजी हो जाता रिकवर होने के लिए भी। अब जो रिकवरी पीरियड है लोगों का, जो पेशेंट्स का, उनमें उन लोगों को किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ ऐसा परहेज वगैरह है जो उनको करना चाहिए? नहीं, अगर हम ब्रेन ट्यूमर अगर ऑपरेट करते हैं, जैसे बाकी के सर्जरीज जो होते हैं, जो उसके प्रतिबंध है जो है, वही ब्रेन ट्यूमर रिकवरी में भी लागू है। ओके। तो अब ब्रेन ट्यूमर्स की अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम उसे? फ्रैंकली स्पीकिंग, ब्रेन ट्यूमर को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। यानी कि वो हेरिडिटरी है, इसीलिए? वो हेरिडिटरी है, किसी को पता नहीं है कि हेरिडिटरी ट्यूमर है, जेनेटिक अल्टरेशन की वजह से है कि और रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से है। तो ब्रेन ट्यूमर किस वजह से है, इसको हम कोरिलेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले बताया कि लंग कैंसर वी कैन कोरिलेट विथ स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग नहीं करोगे या कम करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, तो लंग कैंसर होने का चांसेस बहुत कम है। ऐसे ब्रेन ट्यूमर्स के लिए कोई रेड फ्लैग्स नहीं है। अब काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एन मोमेंट पे मालूम चलता है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, एंड वो टाइम तक इंसान आधा ब्रेन डेड हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? हौसला मत खो, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर आजकल के मॉडर्न मेडिसिन में क्यूरेबल है। ब्रेन ट्यूमर अगर होता है तो किस टाइप का ब्रेन ट्यूमर होता है वो हमको पहले जांच करनी चाहिए। वो सौम्य ट्यूमर है या घातक ट्यूमर है। सौम्य ट्यूमर है तो बचने के और लाइफ ट्यूमर फ्री लाइफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो पेशेंट को हौसला नहीं खोना चाहिए, नज़दीक के डॉक्टर से मिलो, उनसे बातचीत करो और गलत फहमियाँ जो है वो दूर करो। और किसी नेगेटिव आइडियाज़ जो लोग देते हैं या उनके रिलेटिव्स देते हैं या कोई फ्रेंड सर्कल्स देते हैं कि नहीं ब्रेन ट्यूमर हो गया मतलब दुनिया से ही उठ जाना है या चल बसना है, इसके ऊपर ज़्यादा गौर मत करो। तो अब बात जब आ गई है अवेयरनेस की, तो ब्रेन ट्यूमर्स को लेके काफ़ी सारे लोगों का ये भी मिथ है एक दिमाग में कि अगर हम ब्रेन ट्यूमर कैरी कर रहे हैं तो वो शायद से हम अगर खांसे करें तो वो शायद से ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी को। ये भी एक गलत फहमी लोगों में है कि ब्रेन ट्यूमर खांसी से या और किसी चीज़ से ट्रांसफ़र होता है एक इंसान को दूसरे इंसान से। ये टीबी नहीं है जो खांसी से, या कोई वायरस नहीं है जो खांसी से एक दूसरे को हो जाए। ब्रेन ट्यूमर आर नॉन ट्रांसफरेबल, नॉट ट्रांसमिसेबल। एक को हुआ तो दूसरे को होगा या फ्रेंड को होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर हेरिडिटी की बात करते हैं या जेनेटिक अल्टरेशन की बात करते हैं तो अक्सर हम पूछते हैं कि किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है या पेशेंट आता है तो आपके फैमिली में किसी को है क्या, या किसी दादा या आपके परदादा को ट्यूमर था क्या। तो ये हिस्ट्री लेना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ों में, हेरिडिटरी कैंसर्स में। यानी सबसे पहले पेशेंट जब आपके पास आता है तो फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री में, आपके हम पेरेंटल हिस्ट्री में किसी को था क्या, हमको लेनी पड़ती है। ओके। तो अब जब हमारी बात हुई थी एज ग्रुप पे, तो बच्चों में इसकी क्या वजह है कि बच्चों को ब्रेन ट्यूमर्स होता है? एंड बच्चों में यूजुअली हेडेक्स बहुत कॉमन चीज़ होती है, जैसे कि सन एक्सपोजर ज़्यादा हो गया वो लोग को तो सर दर्द आ गया, तो पेरेंट्स उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा। तो वैसे बच्चों के जो क्राइटेरिया में हम बात करेंगे उस पर आपको पेरेंटल अवेयरनेस क्या देना चाहेंगे आप? अगर छोटे बच्चों को अगर सर दर्द होता है, यूजुअली बच्चे ज़्यादा बोल नहीं पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनके सिम्टम्स या उनको सर दर्द मान रहे बच्चे को कोई सर दर्द है, जाके वो पैरासिटामोल या डोलो गोली खाएगा
और उसके बाद उसका सर दर्द कम हो जाएगा और पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, चलो बच्चे का सर दर्द कम हो गया। बट कंसिस्टेंट हेडेक, बढ़ता हुआ हेडेक, अगर बच्चा मॉर्निंग में उठता है और बोलता है, सिर पकड़ के बोलता है कि ना माँ मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, हर रोज ऐसे दर्द कर रहा है, कल कम था आज ज़्यादा है, ऐसे बढ़ता हुआ सर दर्द है तो उनको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। या बच्चों में कई बार दिखने की दिक्कत आ जाती है, नज़र धुंधली सी हो जाती है, वो एक सिम्टम्स है। धुंधली सी नज़र होने के बाद हम पहले ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आँख वगैरह चेक करते हैं। उसके साथ अगर उनको हेडेक भी आता है तो दे शुड सीक अ डॉक्टर। यानी कि हेडेक ही एक ऐसा कॉमन सिम्टम है हर किसी में जो आते ही सबको रिएक्ट करना ज़रूरी है। रिएक्ट करना ज़रूरी है, ऐसा ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हर हेडेक ट्यूमर होता है, बट जो कांस्टेंट होता है उस पर रिएक्ट करना ज़रूरी है, हमेशा रहने वाला। और अर्ली मॉर्निंग जब हम सुबह से उठते हैं उस टाइम पे जब हेडेक रहता है, और अगर ब्रेन ट्यूमर में हेडेक क्यों होता है ये जानना ज़रूरी है। ब्रेन मानो हमारा एक बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर और एक कुछ चीज़ उसमें अंदर आ गए तो ब्रेन में प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। तो जब ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है तो पेशेंट को हेडेक होता है और नज़र धुंधली सी हो जाती है। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम शहबाज है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए शहबाज। के सिम्टम्स क्या है? अगर हम फोन रख के, अगर सर के पास अगर फोन रख के सोते हैं तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं क्या? तकिए के नीचे फ़ोन रखने से कोई प्रॉब्लम होता है क्या? यूजुअली आज के यूथ पीपल तकिए के नीचे फ़ोन रखते हैं तो उसके रेडिएशन से कुछ प्रॉब्लम होता है नहीं, क्या? मैंने पहले भी अब क्लैरिफाई किया है, ये गलत फहमिया है कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से या मोबाइल की रेडिएशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर होता है। अभी तक कोई साइंटिफिक पेपर ऐसा नहीं है कि जिसने प्रूव किया है कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से ब्रेन ट्यूमर होता है, तो ये साफ साफ गलत है। तो यानी कि मैं अपनी मदर को भी ये बता सकती हूँ कि ब्रेन ट्यूमर ये चीज़ पे वैलिड नहीं है कि हर फ़ोन रखने से नीचे, बट नहीं, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूथ लोगों में भी कि रेडिएशन फ़ोन से भी आता है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो तकिए के नीचे फ़ोन रखते हैं। आई थिंक इसीलिए ये सवाल आया था हमारे पास। रेडिएशन मानने की एक्सरे रेडिएशन या सिटी स्कैन जो रेडिएशन रहते हैं, वो रेडिएशन एक्सपोजर जब ज़्यादा टाइम के लिए होता है, सालों के लिए, तब आने की चांसेस है। ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो एक्सरे को एक्सपोज हो गया तो ब्रेन ट्यूमर आएगा, नहीं। उसमें भी जेनेटिक कॉम्पोजिशन या हेरिडिटरी कंपोनेंट या जीन अल्टरेशन रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब ब्रेन ट्यूमर्स की तो हमने बात कर ली, अब ब्रेन ट्यूमर्स जो माइल्ड रहते हैं, जो क्योरेबल रहते हैं, जिसकी हमने बात की थी, अब उसको ट्रीट करने के लिए क्या कोई ऐसे मेडिटेशंस है या एक्सरसाइजेज है जिसके थ्रू लोग अपने आप को काम रख सकें एंड अपने आप में विल पावर थोड़ी अच्छे से जगा सके? देखो, अगर ब्रेन ट्यूमर अगर डायग्नोस होता है तो किसी भी, इधर मैं और आप, किसी को भी अगर डायग्नोस होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस हम लूज करते हैं। तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस होता है, बिना जाने हुए हम बातों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। राइट। तो इस टाइम पे या मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है खुद का माइंड काम रखने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले ट्यूमर का डायग्नोस हो जाए, वो सौम्य ट्यूमर है या घातक ट्यूमर है। उसके बाद ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल है जो दोनों तरीके से दोनों ट्यूमर्स को क्यूरेबल हो सकते कई हद तक। तो आखिर में मैं डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सर दर्द अगर आपको ज़्यादा हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, बढ़ता हुआ हेडेक सर दर्द है, या आपको कोई फिट्स आ रही है, या नज़र में धुंधला सापन आ गया है, या कोई पैरालिसिस है, हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है, तो अपने डॉक्टर से जाके मिलो। मान लो आपको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ है तो हौसला मत खो, उसको पहले जांच करो कि सौम्य ट्यूमर है या घातक ट्यूमर है। अगर सौम्य ट्यूमर है तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल है। सौम्य ट्यूमर ऑलमोस्ट क्यूरेबल रहता है, उसको वापस आने के लिए 15-20 साल रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या ग्रेड का ट्यूमर है। तो हौसला मत खो, अपने डॉक्टर से बात करो और ट्रीटमेंट ज़रूर करना ब्रेन ट्यूमर अगर आपको डायग्नोस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन,
इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। डॉक्टर अनिकेत फुटाने ने हमें बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी ब्रेन ट्यूमर्स के कॉजेज़, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में। याद रखिए, अर्ली डायग्नोसिस ही सबसे बड़ा वेपन है एंड ब्रेन ट्यूमर्स को तो बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिए। जो भी साइंस है आपके, हेडेक्स या जो भी सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं, तुरंत अपने डॉक्टर को जाके बताइए, सो दैट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आपको कोई अनयूजुअल हेडेक, डिजीनेस या मेमोरी इश्यू फील होता है तो डिले मत कीजिए, डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए क्योंकि सेहत ही असली दौलत है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे मुनसिफ टीवी के साथ।